तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल E-No.by एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बाबू कीट परागन एवं पक्षी परागन के बारे में हम पढ़े थे, तो आज के वीडियो में हम बाबू पढ़ेंगे चमगादड़ परागन के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में बाबू? चमगादड़ परागन के बारे में। चलिए बाबू, ज्यादा समय न लेते हुए हम चमगादड़ परागन को समझते हैं। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। बाबू देखो, डिफिनेशन बिल्कुल सेम ही रहेगा। जैसे हम कीट परागन पढ़े थे, पक्षी परागन पढ़े थे, एकदम बिल्कुल सेम डिफिनेशन भी चमगादड़ परागन का होगा। फर्क केवल इतना है बाबू कि कीट परागन में परागकण का स्थानांतरण कीटों के द्वारा हो रहा था, पक्षी परागन में परागकण का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा हो रहा था। लेकिन ये चमगादड़ परागन में परागकण का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा जी? चमगादड़ के द्वारा होगा। बाकी सब डिफिनेशन बाबू बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। अगर आपसे पूछ दे बाबू कि चमगादड़ परागन किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता देना। देखो कैसे कहना। कहना बाबू कि जब किसी पुष्प का परागकण, पुष्प के परागकोश में परागकण का निर्माण होता है ना जी, हाँ, तो एकदम डायरेक्ट कहना कि जब किसी पुष्प का परागकण चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ देखे हैं जी, रात में उड़ता है बाबू, तो जब किसी पुष्प का परागकण चमगादड़ के द्वारा या चमगादड़ के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के, किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, किस पर? किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम बाबू क्या कहते हैं? उसे हम चमगादड़ परागन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा बाबू, हमने क्या कहा कि जब किसी पुष्प का परागकण चमगादड़ के द्वारा या चमगादड़ के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को बाबू हम लोग चमगादड़ परागन कहते हैं। देखो बाबू, हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण चमगादड़ के द्वारा या चमगादड़ के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या स्थानांतरित होता है, तो उसे हम बाबू चमगादड़ परागन कहते हैं। एकदम सेम डिफिनेशन है ना बाबू। चलिए जैसे कि आपको चमगादड़ परागन समझ में आ गया प्यारे, तो अब हम समझते हैं चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों का विशेषता। यानी कि जिस पुष्पों में चमगादड़ द्वारा परागन होता है, तो उन पुष्पों की क्या विशेषता होती है, क्या क्वालिटी होती है, उसमें क्या विशेषता होती है, जिसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों में बाबू निम्नलिखित विशेषता होती है। देखो हम लिख दिए चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ परागित पुष्पों में विशेषता। तो चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों में भी निम्नलिखित विशेषता होती है, निम्नलिखित स्पेशलिटी होती है। चलिए हम बाबू पहला विशेषता को देखते हैं। देखो कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों का जो आकार होता है प्यारे, कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। यानी जिस पुष्पों में चमगादड़ द्वारा परागित होता है, उस पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है बाबू, एकदम बिल्कुल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। चलिए, दूसरा कह रहा है बाबू, दूसरी विशेषता कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों में मकरंद जो होता है पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है। चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों में मकरंद जो बाबू पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। चलिए, तीसरी विशेषता कह रहा है प्यारे कि चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों जो होते हैं प्रायः रात में खिलते हैं। चमगादड़ दिन में उड़ता है बाबू की रात में? रात में ना जी। तो चमगादड़ द्वारा परागित पुष्प जो होते हैं प्रायः रात में खिलते हैं। कब खिलते हैं, कब फुलाते हैं? रात में फुलाते हैं। अगला विशेषता कह रहा है बाबू, चौथा विशेषता कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागित पुष्प जो होते हैं बिल्कुल सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे? सुगंधित होते हैं। चलिए, पांचवा विशेषता कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों का परागकण जो होता है बाबू एवं वर्तिकाग्र जो होते हैं बाबू बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों का जो परागकण होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, और वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा जो होता है प्यारे, वो कैसे होते हैं बाबू? बड़े होते हैं। अरे बड़ा रहेगा तब ना चमगादड़ बैठेगा जी, और छोटा रहेगा तो कैसे बैठेगा बाबू? बैठेगा जी नहीं। तो आप चमगादड़ परागन पढ़ लिए। चलिए, तो आप अगला परागन पढ़ेंगे घेंघा परागन। तब तक इसको आप बाबू नोट करिए। तो चलिए बाबू, जैसे कि हम चमगादड़ परागन पढ़ लिए, तो अब हम पर परागन का सबसे लास्ट परागन पढ़ेंगे घोंघा परागन, यानी बोले तो लाइकोफिली के बारे में। अगर आपसे पूछ दे घोंघा परागन किसे कहते हैं, तो ये भी बाबू एकदम सेम डिफिनेशन रहेगा
क्या कह देना कि जब किसी पुष्प का परागकण घोंघा के द्वारा या घोंघा में चिपक कर, जब किसी पुष्प का परागकण किसके द्वारा जी, घोंघा के द्वारा या घोंघा में चिपक कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम बाबू घोंघा परागण कहते हैं, मलाइकोफिली कहते हैं। एकदम सेम डिफिनेशन है ना बाबू। जब किसी पुष्प का परागकण घोंघा के द्वारा या घोंघा के पैर बोल रहे थे, गड़बड़ा गया। यानी जब किसी पुष्प का परागकण घोंघा के द्वारा या घोंघा में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को बाबू हम लोग घोंघा परागण या मलाइकोफिली कहते हैं। देखो बाबू, घोंघा परागण का भी डिफिनेशन हम लिख दिए हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण घोंघा के द्वारा या घोंघा में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम बाबू घोंघा परागण बोले तो मलाइकोफिली कहते हैं। अब ये घोंघा परागित पुष्पों में विशेषता क्या होती है भाई, क्वालिटी क्या होती है, स्पेशलिटी क्या होती है? चलिए बाबू, तो घोंघा परागित पुष्पों में भी निम्नलिखित विशेषता होती है, निम्नलिखित क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी होती है। पहला विशेषता देखो, कह रहा है कि घोंघा परागित पुष्पों का जो आकार होता है बाबू, बड़ा एवं कैसे होते हैं, प्याले नुमा होते हैं। बड़ा होता है और प्याले नुमा, प्याले बोले तो कप के नुमा होता है, कप के आकार के होते हैं। चलिए, दूसरा विशेषता कह रहा है बाबू कि घोंघा परागित पुष्प जो होते हैं आकर्षक एवं चमकीले नहीं होते हैं। ये घोंघा परागित पुष्प जो होता है बाबू आकर्षक एवं चमकीले नहीं होते हैं। चलिए, तीसरा विशेषता कह रहा है कि घोंघा परागित पुष्पों में घोंघा को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार के गंध पाए जाते हैं। यानी घोंघा परागित पुष्प तो आकर्षित एवं चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन घोंघा को आकर्षित करने के लिए इसमें विशेष प्रकार के गंध पाए जाते हैं। घोंघा परागित पुष्पों में घोंघा परागित पुष्पों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं जी, गंध पाए जाते हैं। चलिए, अब पांचवा विशेषता कह रहा, चौथा विशेषता कह रहा बाबू कि घोंघा परागित पुष्पों में मकरंद गाढ़ा होता है बाबू, यानी गाढ़ा शराबित होता है, पतले नहीं। घोंघा परागित पुष्पों में जो मकरंद होते हैं वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा शराबित होता है। चलिए, ये पांचवा विशेषता कह रहा है बाबू कि घोंघा परागित पुष्प मजबूत एवं अधिक नमी वाले होते हैं, मजबूत होता है, ताकि जैसे ही घोंघा जाए बाबू उस पुष्प पर चिपके तब पुष्प जल्दी टूटे ना। घोंघा परागित पुष्प कैसे होते हैं, मजबूत एवं कैसे होते हैं बाबू, नमी युक्त होते हैं या नमी वाले होते हैं। तो घोंघा परागण क्या है, घोंघा परागण की विशेषता को हम समझ लिए। यानी कि पार परागण का जितने भी प्रकार थे, यानी 6 प्रकार थे बाबू, उस 6 प्रकार हम समाप्त कर दिए। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, 1 मिनट समय दीजिएगा। हम सबसे पहले परागण पढ़े थे बाबू वायु परागण। वायु परागण किसे कहते हैं, याद है जी कि एकदम भूल गए? वायु परागण किसे कहते हैं, बताए थे कि जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा उड़कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम कौन से परागण कहे थे, वायु परागण कहे थे ना बाबू। चलिए, अब जल परागण किसे कहे थे, दूसरा हम बताए थे जल परागण। जब किसी पुष्प का परागकण जल के द्वारा बहकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है बाबू तो उसे हम कौन से परागण कहे थे, जल परागण कहे थे कि नहीं। उसके बाद हम पढ़े थे बाबू कीट परागण। कीट परागण किसे कहते हैं, तो जब किसी पुष्प का परागकण कीटों के द्वारा या कीटों के पैरों में चिपक करके किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है बाबू तो उसे हम कीट परागण कहते हैं, है ना जी। उसके बाद हम पढ़े थे पक्षी परागण। चौथा क्या पढ़े थे, पक्षी परागण। पक्षी परागण किसे कहते हैं, तो जब किसी पुष्प का परागकण पक्षियों के द्वारा या पक्षियों के पैरों में चिपक कर, चोंचों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम बाबू पक्षी परागण कहते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ाएं, चमगादड़ परागण। आज हम अभी पढ़ाएं चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण किसे कहते हैं बाबू, तो जब किसी पुष्प का परागकण ये चमगादड़ के द्वारा या चमगादड़ के पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम बाबू चमगादड़ परागण कहते हैं।
करते हैं। अब फिर हम पढ़ाएं बाबू, यानी अभी हम पढ़ाएं घोंघा परागण, यानी जब किसी पुष्प का परागकण घोंघा के द्वारा या घोंघा में चिपक कर, उसके पैर नहीं, घोंघा में चिपक कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के बढ़ते कागज पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को बाबू हम लोग कौन से परागण कहते हैं? घोंघा परागण। और हम सभी परागण की विशेषता भी बता दिए ना प्यारे। तो चलिए, यानी पर परागण की जितने भी प्रकार था वो पूरे के पूरे क्या हो गया बाबू? समाप्त हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे पर परागण का लाभ एवं पर परागण की हानियां, है ना जी? समझ में आ रहा है प्यारे? अब हम पढ़ेंगे पर परागण का लाभ एवं पर परागण की हानियां। तब तक इसको आप नोट करिए। अब हम लाभ हानि पढ़ेंगे। तो चलिए बाबू, जैसे कि हम पर परागण का प्रकार पूरी तरीका से पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं बाबू पर परागण का लाभ एवं पर परागण की हानियां। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना प्यारे, और पर परागण का लाभ एवं हानि को बिल्कुल इजी तरीका से समझना। चलिए, हम सबसे पहले बाबू पर परागण का लाभ देखते हैं। यानी देखो, पहला लाभ क्या कह रहा है जो समझिएगा। कह रहा है कि पर परागण से पौधा में नए नए लक्षण का विकास होता है। पर परागण करने से ये पौधा में क्या होता है बाबू? नए नए लक्षण का, नए नए गुण का विकास होता है। याद रखिएगा, यानी पर परागण करने से बाबू पौधा में नए नए लक्षण, नए नए गुण का विकास होता है। पहला लक्षण है समझ में। दूसरा लक्षण क्या कर रहा है कि पर परागण से उत्पन्न बीज जो होता है बाबू, संकर योज होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? पर परागण से जो उत्पन्न बीज होता है, सीड होता है, वो संकर योज होते हैं। चलिए, ये तीसरा लाभ क्या कह रहा है कि पर परागण से उत्पन्न पौधा सुंदर, मजबूत एवं स्वस्थ होते हैं। कैसे होते हैं? पर परागण से जो पौधा उत्पन्न होता है बाबू, बिल्कुल सुंदर, मजबूत एवं स्वस्थ होते हैं। ये हुआ बाबू तीसरा लाभ। ये चौथा लाभ क्या कह रहा है प्यारे कि पर परागण से उत्पन्न पौधा अधिक उत्पादन दर वाले होते हैं। ये पर परागण से जो पौधा उत्पन्न होता है बाबू, वो एकदम अधिक उत्पादन दर वाले, अधिक उत्पादन देता है, अधिक उत्पादन दर वाले होते हैं। ये हुआ बाबू चौथा लाभ। अब हम समझते हैं पांचवा लाभ। कह रहा है कि पर परागण से उत्पन्न पौधा में फल एवं बीज अधिक संख्या में होता है, उत्पन्न होता है। यानी पर परागण से उत्पन्न पौधा में जो फल होते हैं और बीज होते हैं, अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए, छठा लाभ क्या कह रहा कि पर परागण से उत्पन्न पौधा, यानी पर परागण से उत्पन्न पौधा में विकास एवं अनुकूलन की अधिक संभावना होती है। यानी कि पर परागण से उत्पन्न पौधा में विकास करने की संभावना अधिक रहेगा, और साथ ही साथ उसको अनुकूलन की भी अधिक संभावना रहेगा। ये ठंडा को, गर्मी को, पानी को उसमें सहने का, उसके प्रति सहने का क्षमता ज्यादा रहता है। कहे कि मतलब अनुकूलन करने का क्षमता ज्यादा रहती है। तो ये हुआ बाबू पर परागण का लाभ। अब पर परागण का लाभ समझ गए, इसको याद रखिएगा। चलिए बाबू, अब हम समझते हैं पर परागण की हानि। किसके बारे में जी? पर परागण की हानि के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हानियां देखते हैं। ये कह रहा है कि पर परागण के लिए अनेकों माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण आसानी से नहीं होता बाबू, खुद नहीं हो जाता है। पर परागण के लिए अनेकों माध्यमों पर, जैसे वायु, जल, कीट, पक्षी इत्यादि माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण के लिए अनेकों माध्यम, जैसे वायु, जल, कीट, पक्षी इत्यादि पर क्या रहना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। तो ये पहला हानि हुआ बाबू। चलिए, अब दूसरा हानि क्या कह रहा है कि पर परागण के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। पर परागण करने के लिए बाबू अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। अगर हल्का फुल्का, कम मात्रा में परागकण रहेगा तो बाबू पर परागण की क्रिया नहीं होगा। पर परागण के लिए अधिक मात्रा में परागकण की आवश्यकता होती है, अधिक संख्या में परागकण की आवश्यकता होती है। चलिए, ये तीसरा हानि कह रहा है कि पर परागण से पौधा में शुद्धता जो होता है बाबू पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। पर परागण करने से जो पौधा में शुद्धता होती है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाती है, शुद्ध नहीं रह पाता, प्योर रूप से शुद्ध नहीं रह पाते हैं, उस शुद्धता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। चलिए, ये चौथा हानि क्या कह रहा है कि पर परागण के लिए पादपों को अनेकों अनुकूलन करना पड़ता है। पादपों को अनोखो अनुकूलन करना पड़ता है, अनोखो पर्यावरण के अनुकूल उसको ढालना पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा कि पर परागण के लिए पादपों को अनेकों अनुकूलन करना पड़ता है।
चलिए, उसके बाद ये कह रहा है, पांचवा हानि क्या कह रहा है कि पर परागण में अधिक पराग कणों का व्यर्थ होता है। पर परागण में बाबू अधिक पराग कणों का व्यर्थ होता है, यानी कि व्यर्थ का मतलब बर्बादी होता है। अब तुम ही बताओ कि जब पराग कण बाबू उड़ करके जाएगा तो ये पक्का थोड़ी है कि दूसरे पुष्प के वर्तिका के पास जाएगा, जहां तहां भी गिर सकता है। तो पर परागण में बाबू अधिक पराग कण का क्या होता है, व्यर्थ होता है, बर्बादी होती है। इसको याद रखिएगा। तो आप लोग पर परागण का लाभ एवं पर परागण की हानि को आप लोग इजी तरीका से समझ लिए। चलिए बाबू, तब तक इसको आप नोट करिए और हम आगे चलेंगे।